नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, रिवीजन की श्रृंखला में आज हम लोगों का टॉपिक है संप्रभुता का। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षा में, चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, वहाँ पर संप्रभुता यानी कि सॉवरेंटी का बहुत ही बड़ा एक सेक्टर होता है और कहीं कहीं पर तो कम से कम 4 से 5 भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। संप्रभुता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कारण क्या है संप्रभुता इम्पॉर्टेंट होने का? क्योंकि संप्रभुता राज के 4 तत्व जो होते हैं, ठीक है ना, राज के 4 तत्व हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, राज के 4 जो तत्व हैं उन तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो वह संप्रभुता ही तत्व होता है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका संप्रभुता ही होता है 4 तत्वों में, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रश्न ही बनता है कि राज्य के 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, तो वह होता है संप्रभुता, सॉवरेंटी, या इसको आप प्रभु सत्ता भी कहते हैं, प्रभु सत्ता, ठीक है। और अगर इसकी आसान सी भाषा अगर समझने इसकी जो एक समझने की कोशिश करें कि प्रभु सत्ता क्या होती है, तो प्रभु सत्ता का मतलब होता है कि कोई स्टेट या कोई राज्य या कोई देश, ठीक है ना। स्टेट का मतलब जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो स्टेट का मतलब होता है देश से, ना कि अपने यहाँ प्रोविंसेस का नहीं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, इस टाइप से नहीं समझेंगे आप। स्टेट का मतलब यहाँ पर एक पूरे देश से है। तो स्टेट, मान लीजिए कोई स्टेट है, ठीक है, या अपने इंडिया की ही बात करते हैं अगर, ठीक है ना, अगर इंडिया की ही बात करें, जैसे कि 1945 के पहले हमारा देश 1945 में आज़ाद हुआ था, तो 1940 के पहले भी स्टेट ही था, लेकिन पूर्ण जो है राज का दर्जा इसको नहीं प्राप्त था। कारण क्या था कि 1945 के पहले ये जो है आपका अंग्रेज़ों के अधीन में था, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन में था। तो इसके जो भी निर्णय होते थे तो वह ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। लेकिन 1945 के बाद क्या हुआ कि हमारे स्टेट यानी हमारे राज्य के पास, हमारे देश के पास इनकी खुद की प्रभुसत्ता हो गई। अब प्रभुसत्ता का मतलब क्या है कि जो निर्णय लेने का पावर था, ठीक है, निर्णय लेने का पावर, चाहे वह आंतरिक हो, ठीक है, या बाह्य यानी कि बाहरी हो, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, वह निर्णय लेने का पावर किसके पास आ जाए? उस देश के पास, यानी कि इंडिया के पास वो पावर आ गई। 1945 के बाद जब हम आज़ाद हुए तो हम अपने आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय अपने स्वयं से लेने के लिए अधिकृत हो गए, ठीक है ना, स्वयं पर हमारा खुद का निर्णय हो गया। तो इस प्रकार से जब कोई देश तभी संप्रभु राज्य कहलाएगा जब उसको किसी प्रकार से, यानी कि बाह्य या आंतरिक किसी प्रकार से दूसरे देश का दबाव ना हो और वो पूर्ण स्वतंत्र हो, ठीक है, और अपना पूर्ण निर्णय लेने के लिए अपना निर्णय रखता हो, ठीक है ना। तो ये छोटी सी एक उसका उदाहरण है प्रभुसत्ता का, थोड़ा सा मैंने बता दिया ताकि आगे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपको। बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं, संप्रभुता क्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ फ़िलहाल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने के ही मोड से चलेंगे। चलिए आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि संप्रभुता का मूल शब्द क्या है दोस्तों? तो संप्रभुता का मूल शब्द जो है वह होता है सुपर एनस, ठीक है ना। संप्रभुता किससे बना हुआ है? सुपर एनस शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। सुपर एनस का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि व्याख्यात्मक रूप में करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर केवल क्वेश्चन करता हूँ। सॉवरेंटी या सर्वसत्ता, यह शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है दोस्तों। किस शब्द से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये पूछते हैं सारे क्वेश्चन। तो यह सुपरनस या सुपर एनस जो अभी ऊपर आपने देखा, तो ऑप्शन यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तीसरा देखिएगा, इनमें से कौन प्रभुसत्ता की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ से देखिएगा जो विशेषता से है, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आपको मिलने की संभावना रहती है।
तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। संप्रभुता की जितनी विशेषताएं हैं 7-8 जो भी मुख्य रूप से विशेषताएं होती हैं वो ज़रूर आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न 100% आपका बनता है, प्रभु सत्ता से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अस्थायीपन है, मतलब कि संप्रभुता स्थायी होती है, ना कि कैसी अस्थायी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है। देखिए विशेषता से क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, विभाज्यता, जबकि संप्रभुता विभाज्य नहीं होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता है या विशेषताएं हैं। लिखा है स्थायित्व, सार्वभौमिकता। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। विशेषताओं से मैं कह रहा हूँ, विशेषताएं एक ऐसे टॉपिक है जहाँ से एक आध प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्थायित्व और सार्वभौमिकता दोनों ही संप्रभुता की विशेषता है। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, कौन सा हो जाएगा इसमें, अंतर्भावना नहीं, ठीक है, हाँ अंतर्भावना हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो है अविभाज्य होता है, वहाँ पर विभाजता, ठीक है। अंतर्भावना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, है ना। सातवां क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है दोस्तों। तो संप्रभुता की विशेषता बताइएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनसंख्या, ठीक है। यह संप्रभुता की विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी, बल्कि क्या है, राज्य का एक तत्व है, राज्य का तत्व है ना, राज्य का तत्व है। अगला देखेंगे 8वां प्रश्न है, संप्रभुता एक विशिष्टता है किसकी। संप्रभुता किसकी विशिष्टता होती है, किसकी विशेषता होती है पूछ रहा है। तो दोस्तों ये राज्य की होती है ना, किसी स्टेट के बारे में, स्टेट के बारे में होता है कि संप्रभु है या नहीं है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के अन्य समुदायों और संगठनों से अलग करता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो राज्य को अन्य समुदायों और संगठनों से अलग करता है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगी, प्रभु सत्ता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है दोस्तों, तो वह जाहिर सी बात है संप्रभुता हो जाएगी, सॉवरेनिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो वह संस्था या वह राज्य जो है सर्वोच्च नहीं होगा, ठीक है ना। सर्वोच्च का मतलब है कि निर्णय खुद से नहीं ले पाएंगे तो किसी के अधीन रहेंगे, ठीक है, तो सर्वोच्च कैसे हो सकते हैं। 11वां क्वेश्चन इसी प्रकार से कि प्रभु सत्ता या संप्रभुता के सिद्धांत में सबसे पहला प्रतिपादन किसने किया था। जो संप्रभुता के सिद्धांत हैं, ठीक है ना, अब ये सब आप पढ़े होंगे तभी आप कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रतिपादन कौन करते हैं, तो ये होते हैं बोंदा महोदय, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिएगा कि संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। अब आधुनिक पूछा, इसका मतलब कि यहाँ पर पौराणिक या परंपरागत अवधारणा भी होगी, है ना। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है, परंपरागत अवधारणा के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है, परंपरागत और आधुनिक दोनों अवधारणा। तो दोस्तों इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो यह हो जाएंगे बोंदा महोदय, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रभु सत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया। तो दोस्तों सबसे पहले करने वाले बोंदा ही होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बोंदा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है यहाँ पर प्रभु सत्ता के रूप में, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के साथ जोड़ा, ठीक है ना। ऐसा वैज्ञानिक या ऐसे विद्वान जो सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ संप्रभुता के सिद्धांत के साथ भी जुड़े हुए हैं, कौन है वो, फटाक से बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके हॉब्स महोदय, ठीक है ना। यहाँ पर हॉब्स ने सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है या अवधारणा थी उसको निरंकुश संप्रभुता के साथ सिद्धांत से जोड़ने का प्रयास किया था, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है, ठीक है दोस्तों। तो वो कौन हो जाएंगे, ओपेनहाइमर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके बोंदा हैं, ग्रोशियस हैं या ग्रोशस आप पढ़ सकते हैं, और ऑस्टिन है, ये सभी संप्रभुता की व्याख्या स्टार्टिंग पॉइंट पे करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा।
ये सभी जो है संप्रभुता से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। 17वां प्रश्न है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। यह कौन कहता है दोस्तों, तो ये कहते हैं आई बर्लिन, J.I. बर्लिन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कथन और कारण का। देखिएगा, कथन कह रहा है कि मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी थी, सही बात है, आधुनिक अवधारणा है। कारण था मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था का विकेंद्रीकृत और ईसाईपन का ओतप्रोत थी। मतलब कि जो मध्य युग था, ठीक है, जो मध्य युग था वह एक तरीके से धर्म युग था, एक तरीके से कहेंगे धार्मिक युग था, ठीक है ना। लोग धर्म पर बहुत ज़्यादा अधिकता से विश्वास करते थे, ठीक है, और उसके पहले जो है नैतिकता पर अधिक विश्वास करते थे, और उसके बाद में यथार्थवाद की जो है शुरुआत हुई, यथार्थवाद की, ठीक है। जब जहाँ से यथार्थवाद शुरुआत होता है वहीं से आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत होती है। जहाँ से यथार्थता का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहीं से इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत भी मानी जाती है, और वहीं से आपका क्या होता है, यह प्रभुसत्ता जैसी भावना भी पैदा होती है। भाई प्रभुसत्ता का मतलब है, भाई छोटे छोटे देश थे, मान लीजिए, है ना, कई छोटे छोटे देश थे, तो सभी क्या थे कि किसी न किसी के अधीन थे, किसी बड़े राज्य के अधीन थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको अपने हित समझ में आने लगे। जो अपना हित समझ में आने लगा तो ये इस स्टेट से कटने की कोशिश करने लगे। तो जब ये कट करके अलग हुए, ठीक है ना, जब ये कट करके अलग हुए, अपने आप को संप्रभु घोषित किया। संप्रभु, देखिए यहाँ पर प्रभुसत्ता वही, ठीक है ना, अपने आप को संप्रभु घोषित किया जब इससे कट करके, तो वहीं से क्या हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत हो जाती है। जब एक देश दूसरे देश से अलग हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन होगा, है ना। जहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन होगा तुरंत जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात वहाँ पर आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, यह जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है वो किस पर आधारित होता है, अगर सबसे बड़ी बात पूछी जाए तो ये आधारित होता है राष्ट्रीय हित पर, ठीक है ना। सबसे बड़ा पॉइंट है, राष्ट्रीय हित की वजह से ही इंटरनेशनल रिलेशन का आविष्कार हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी जो है की जाने लगी है। क्या है था वह कारण, राष्ट्रीय हित, और राष्ट्रीय हित के कारण ही बल का प्रयोग किया गया। तो ये राष्ट्रीय हित ही था ना जो यह स्टेट जो है अलग होकर के यहाँ पर अपने आप को सॉवरेंटी घोषित कर देता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझेंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे छोटे छोटे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात जान लीजिए, जितने भी पॉलिटिकल साइंस में ब्रांचेज़ हैं, मीन्स जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स है, थ्योरी है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इस टाइप के जितने भी पब एड वगैरह हैं, जितना भी ब्रांच है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जुड़े हुए नहीं होते तो हम इसको एक साथ में पढ़ने की कोशिश भी ना करते, ठीक। तो बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से ए और बी दोनों सही हो जाएगा, और इसकी सही व्याख्या करता है। कारण क्या था कि मध्य युग में संप्रभुता की जो अवधारणा थी उसका विकास नहीं हो पाया। कारण क्या था, क्योंकि उस समय सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी, और ईसाईपन का मतलब है कि वही धार्मिक युग से था, धर्म का बोलबाला था उस समय, क्या था, धर्म का बोलबाला था। तो सही है, ए और बी दोनों सही, और ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। बहुत किचपिच कर दिया मैंने, माफ़ करिएगा। 19वां क्वेश्चन देखा जाएगा। भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आ भी सकता है आपके एग्ज़ाम में आपके, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संप्रभुता कहाँ निवास करती है दोस्तों, तो हमेशा जो है यह जनता में निवास करती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संप्रभुता किसके लिए होती है, इसका आंसर तो राज्य हो जाएगा। राज्य का मतलब देश है यहाँ पर, है ना, स्टेट हो जाएगा। लेकिन कहाँ पर निवास करती है, तो रहने वाली जनता में निवास करती है। क्या समझ रहे हैं आप, जनता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो डिफरेंस चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, आप कंफ्यूज ना हो। तो मतलब क्या है, संप्रभुता पूछे कि संप्रभुता किसकी विशेषता है, तो वह राज्य की विशेषता है। संप्रभुता राज्य की विशेषता है, और कह रहा है कि कहाँ पर निवास करती है, तो दोस्तों यह जनता में निवास करती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 और 2, ठीक। 20वां प्रश्न है, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह वक्तव्य किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो यह है जॉन स्टुअर्ट मिल का। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, चलिए थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे, देखते हैं अगला।
21 क्वेश्चन है आपके सामने। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है, कहाँ पर आरोपित होगी भाई? तो दोस्तों वो क्या हो जाएगी? विधि निर्माता निकाय में, विधि निर्माता निकाय में। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। यदि संविधान क्या है? परम संप्रभु है, तो तात्कालिक संप्रभुता किस पे आरोपित हो जाएगी? विधि निर्माता निकाय में, जैसे कि संसद में। इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट। 22वां प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार से कि सार्वजनिक संप्रभुता किस में निवास करती है दोस्तों? तो सार्वजनिक संप्रभुता किस में निवास करेगी? जनता में निवास करेगी सार्वजनिक संप्रभुता, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब ये सब इसके संप्रभुता की अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। सार्वजनिक संप्रभुता क्या होती है, कानूनी संप्रभुता क्या होती है, ये जब आप पढ़ेंगे तभी आगे ये डिटेल्ड की बातें हैं, ठीक है। 23वां प्रश्न देखिएगा कि किसने विधिक और कानूनी संप्रभुता, ठीक है ना, देखिए उसका भी एक उदाहरण है, और राजनीतिक संप्रभुता में क्या क्या अंतर बतलाया है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में है और कई बार पूछा हुआ भी है। तो दोस्तों ये AB डाइसी महोदय बताते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखा जाएगा 24वां प्रश्न है आपके सामने। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? कई बार लगा चुके हैं आप, तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता, भैया ध्यान देना है, संप्रभुता नहीं, संप्रभुता की बात हो जाएगी तो वहाँ पर अलग हो जाएंगे। राजनीतिक संप्रभुता की बात हो रही है तो वो हो जाएंगे डाइसी महोदय। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोग बताइए केवल संप्रभुता की अवधारणा को सर्वप्रथम कौन प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। एक निरंकुश संप्रभुता भी है, सबको अलग अलग जानना चाहिए कि निरंकुश संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है, सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन है, संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। जैसे ग्रोशेस वगैरह हैं, बोंदा हैं, हॉब्स हैं, हॉब्स निरंकुश संप्रभुता की बात करते हैं जैसे कि, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन क्लियर होना ज़रूरी है क्योंकि यहीं से प्रश्न उठता है। चलिए अगला है 25वां। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। संप्रभुता की यह परिभाषा पूछ रहा है, कौन देता है भाई? तो वो बोंदा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? 26वां प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहता है। ये भी बहुत अच्छा है, कई बार पूछता है। तो दोस्तों ये हो जाएंगे गिलक्राइस्ट महोदय। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। कुछ बताने वाली बात नहीं है इसलिए फटाफट करते जाएंगे। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? बताइए किस दार्शनिक ने जो है यह मत प्रस्तुत किया है कि जो समितियां हैं, ठीक है ना, वो राज्य की संप्रभुता के लिए क्या हैं? हानिकारक हैं। तो भाई बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक तो हॉब्स हो गए, ठीक है, एक हॉब्स हो गए और एक हो गए आपके रूसो, ठीक है। हॉब्स और रूसो महोदय जो है ये आपके समितियों को जो है हानिकारक बताते हैं राज्य की संप्रभुता के लिए। तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पर ख होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है भाई? देखिएगा, जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरों को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के कारण अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार से बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। मतलब क्या हुआ कि जब तक कि आत्मविनाश का मतलब जब तक कि स्वयं को डिस्ट्रॉय ना हो जाए, स्वयं से कोई डिस्ट्रॉयड ना हो जाए, मतलब ख़त्म ना हो जाए अपने आप में कोई चीज़, तब तक संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। मतलब कि बिल्कुल से हार जाना या ख़त्म हो जाएगा तभी संप्रभुता क्या होगी? दूसरे के हाथों में जाएगी, ठीक है ना, तभी दूसरे के हाथों में जाएगी। तो यह बात कौन कहता है? ठीक है, तो 28 का जो है सही उत्तर हो जाएगा लीवर महोदय, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, लीवर। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। 29वां देखेंगे,
राज की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है दोस्तों, तो कौन सा है ये है? ये हो जाएगा विधिक संप्रभुता या लीगल संप्रभुता या लीगल सॉवरेंटी जिसको बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 30वां प्रश्न देखिएगा, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु, देखिए लॉक महोदय भी जुड़े हुए हैं, है ना। ये सब सामाजिक समझौता के सिद्धांत में आप पढ़ते हैं हॉब्स लॉक रूसो को, लेकिन ये लोग यहाँ संप्रभुता से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब देखिए हमने क्या बताया था, इंटरकनेक्टेड हैं सारे। तो उनका क्या विश्वास था संप्रभुता के बारे में? तो ये मानते थे कि विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ है, ठीक है ना। जो संप्रभुता है वह विद्यमान कानूनों में क्या है? बंधा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? अगला देखेंगे, 31वां प्रश्न है, समिति संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन थे? समिति संप्रभुता दोस्तों, तो समिति संप्रभुता के जो जनक थे वो लॉक को माना जाता है। सीमित संप्रभुता, सॉरी बोला समिति पढ़ा, सीमित संप्रभुता की बात करते हैं ना, जो समझौता अपना देते हैं उस समझौते में वो सीमित संप्रभुता की बात करते हैं, राज की सीमित संप्रभुता की बात करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। चलिए 32वां प्रश्न है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? यहाँ पर वैधानिक है, ठीक है, लीगल होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 33वां प्रश्न है, निम्न में से किसने संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादन किया? ठीक है, दो सिद्धांत है, एकलवादी और बहुलवादी। तो एकलवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों हो जाएंगे जॉन ऑस्टिन। एकलवादी सिद्धांत या इसको कानूनी सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिएगा इसी प्रकार से कि प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? फिर से रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, तो वही हो जाएंगे ऑस्टिन महोदय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 35वां प्रश्न है, संप्रभुता की विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? तो विधिवादी संप्रभुता, देखिए अलग अलग नाम दे रहा है, सबका आंसर वही है ऑस्टिन, ठीक है ना। ये सब ध्यान से अब देखना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए 36वां देखिएगा, निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन है? निरंकुश संप्रभुता की बात कर रहा है, निरंकुश संप्रभुता। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? हॉब्स। निरंकुश संप्रभुता से जुड़े हुए हैं, आंसर ए राइट हो जाएगा। बोलिए 37वां प्रश्न देखिएगा कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेशित करने या देने का अधिकार रहता है, यह कथन किसका है पूछ रहा है? तो दोस्तों यह हो जाएगा हॉब्स का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 38वां क्वेश्चन है, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? ये हॉब्स महोदय हो जाएंगे। आंसर ए राइट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि रूसो का संप्रभु शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार रिपीट किया हुआ है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो दोस्तों यह बात कहते हैं वाहन, C.E. वाहन महोदय इनका पूरा नाम है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 40वां प्रश्न है, किसने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है? क्या सर्वसत्ता राज्य की क्या है? पूर्णता है दोस्तों। तो यह कहते हैं रोमन ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 41वां प्रश्न है, विधिक या डी ज्यूरी सर्वसत्ता का मतलब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी ज्यूरी को पढ़ना, ठीक है। क्या मतलब है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार होता है डी ज्यूरी, और एक होता है डी फैक्टो। ये दोनों आप पढ़िएगा, डी ज्यूरी डी फैक्टो, अभी कहीं ना कहीं आएगा वो प्रश्न भी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ज्यूरी और डी फैक्टो के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगला देखिए 42वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है पूछ रहा है भाई। कानूनी संप्रभुता का लक्षण नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर जो विभाज्यता है या विभाज नहीं होती है, अविभाज्य होती है। आंसर बी राइट हो जाएगा। कहीं हद तक जो है ये संप्रभुता की जो विशेषता है वही कानूनी संप्रभुता की है, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे
कथन दिया हुआ है 43वां, देखिएगा कथन है कि एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। बिल्कुल सही बात है। कारण कह रहा है कि प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। ठीक है ना, अपील नहीं हो सकती मतलब कि स्टेट के अगेंस्ट जो है नहीं जा सकते हैं, यह ऐसी बात करते हैं। इसलिए एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता क्या होती है, सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित होती है। तभी तो एकलवादियों को निरंकुश संप्रभुता के लिए भी जाना जाता है। कैसे, निरंकुश संप्रभुता के लिए भी जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं और एक सही का मतलब सही व्याख्या भी है, ए राइट हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत? आइए अगला देखेंगे। 44वां प्रश्न है, संप्रभुता का एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है कि इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात करते हैं उतना ही अर्ध संप्रभुता की बात क्यों नहीं करते हैं। 44वां प्रश्न है, ये भी पूछा हुआ ही प्रश्न है। तो यह इसके सही आंसर हो जाएंगे कैल्नहाउन ने। ठीक है ना, कैल्नहाउन ने, आंसर सी राइट हो जाएगा। कैल्हन भी कहीं कहीं लिखा होता है, कैल्हन, तो कैल्हन और कैल्हाउन दोनों एक ही है। ठीक है ना, कैल्हन भी लिखा रहता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। 45वां प्रश्न है, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता की खोज की कोशिश संप्रभुता की समुचित धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता के प्रभावों को क्या सूची मात्र बना देते हैं। यह कथन किसका है भैया, तो यह कथन है गेटल महोदय का। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, फैक्ट है इसलिए जानते रहिए। अगला देखेंगे। 46वां प्रश्न है, जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने की थी भैया, यह टिप्पणी करते हैं लिकॉक महोदय। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला है 47वां प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, संप्रभुता जनता में कहाँ पर निहित होगी, तो वह होगी बिल्कुल जनतंत्र में या लोकतंत्र में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। 48वां प्रश्न है, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। ठीक है, तो जन संप्रभुता, वही जनतंत्र या लोकतंत्र, लोक संप्रभुता जिसको आप कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। 49वां प्रश्न देखा जाएगा इसी प्रकार से कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है क्या है। थोड़ा सा देखिए कटा हुआ है, लेकिन जो है मैं आपको बताता चलता हूँ। तो दोस्तों, लोग राजनीतिक और विधि सत्ता के स्रोत होते हैं। ठीक है, लोग राजनीतिक और विधि सत्ता क्या होते हैं, स्रोत। ये स्रोत लिखा हुआ है, स्रोत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत? लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में भी पढ़ना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगला देखेंगे। 50वां प्रश्न है, लोक संप्रभुता की दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, तो यह थे रूसो महोदय। इन्होंने सबसे पहले लोक प्रभुता या लोक संप्रभुता के दर्शन को प्रतिपादन किया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, मार्सिलियो पडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, तो दोनों लोगों ने ही लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है या इसका समर्थन किया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। 52वां प्रश्न है कि किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व या एकलवादी सिद्धांत के विरोध के रूप में माना गया है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बहुलवादी। ठीक है, बहुलवाद जो है एकलवाद के विरोध में आया था। अगला देखेंगे। 53वां प्रश्न है, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है। तो दोस्तों, तो बहुलवाद के समर्थक नहीं है भाई इसमें से, तो इसमें से हीगल महोदय हो जाएंगे। हीगल जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 54वां प्रश्न देखिए कि बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया है, कह रहे हैं। ठीक है ना, किया है, तो दोस्तों ये लास्की महोदय हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब ये सब फैक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। फिर से बोल रहा है नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर हॉब्स महोदय हो जाएंगे। बहुलवाद के नहीं, ये एकलवाद के हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन संप्रभुता के बहुलवादी धारणा से नहीं जुड़े हुए हैं। जो बहुलवादी धारणा
तो बहुलवादी धारणा से हीगल नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 57वां प्रश्न देखिएगा। अब ये सब क्वेश्चन आपको करना है, अपने आप से ये सब देखिएगा कौन किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इन सब चीज़ों में आप ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी है, बताइए तो कौन बहुलवादी है भाई? तो यहाँ पर रॉबर्ट डहेल हो जाएंगे, ये बहुलवादी हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत, अद्वैतवादी वही जो बहुलवादी सिद्धांत, उसी को नहीं, अद्वैतवादी सिद्धांत का मतलब है हाँ वही बहुलवादी, ठीक है ना, सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर डुग्बी महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। डुग्बी जो है अद्वैतवादी या बहुलवादी सिद्धांत के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। कहीं उल्टा तो नहीं बता दिए? अरे एक बार चेक कर लेना है, अद्वैतवादी मतलब बहुलवादी होता है, मैं अद्वैतवादी एकलवादी है शायद। अरे कंफ्यूज हो गए हैं, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है 59वां कि बहुलवादी विश्वास करते हैं, भाई बहुलवादी किसमें विश्वास करते हैं? तो नाम मात्र की संप्रभुता में, ठीक है ना। बहुलवाद का मतलब जो स्टेट को नकारते हैं एक तरीके से, है ना, स्टेट के जो प्रभाव को कम करते हैं, स्टेट का प्रभाव जो होता है उसको कम करते हैं, स्टेट का जो प्रभाव है उसको कम करते हैं। तो नाम मात्र की संप्रभुता को मानते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नाम मात्र की संप्रभुता का मतलब है स्टेट जो है आवश्यक कार्य ही करे, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे तो तभी समझ में आएगा, सब चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं, सी राइट हो जाएगा। 60वां प्रश्न है अनेकवादी या बहुलवादी इसमें किसमें विश्वास करते हैं भाई? तो किसमें विश्वास करेंगे? ये सांकेतिक अधिसत्ता में, ठीक है ना। सांकेतिक अधिसत्ता का मतलब यही नाम मात्र की संप्रभुता, सांकेतिक मतलब संकेत के लिए या नाम मात्र के लिए, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है। अगला देखिएगा 61वां प्रश्न है बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या है? तो विरोधी है, ठीक है ना। जो ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत उसके विरोध में ही बहुलवाद आया। अगला प्रश्न देखेंगे बहुलवादी पक्ष में है किसके? तो दोस्तों बहुलवादी राजविहीन समाज के, मतलब कि स्टेट ना हो। वो जो बहुलवादी होते हैं ना वो राज्य को भी क्या मानते हैं? एक समुदाय मानते हैं। राज्य को भी क्या मानते हैं? एक समुदाय मानते हैं, ठीक है। कहते हैं जो बहुलवादी हैं वो बोलते हैं कि राज्य भी समुदाय दूसरे समुदायों के तरीके ही एक समुदाय है, न कि कुछ विशेष है राज्य में, ठीक है ना। यानी कि समुदायों का समुदाय भी मानते हैं, ठीक है, समुदायों का समुदाय। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगी, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। 63वां प्रश्न है किसने कहा कि संप्रभुता राज्य के दिन अब लद चुके हैं? दोस्तों तो यह कहते हैं A.D. लिंडसे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, लिंडसे महोदय का कहना है। अगला देखिएगा 64वां प्रश्न है बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया था। तो बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को कौन विकसित करता है दोस्तों? तो ये हैं ग्रोशियस महोदय, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ग्रोशियस महोदय इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है ना। अगला देखिएगा कि जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। पूछ रहा है कि यह किसका विचार है? तो दोस्तों ये गैटिल महोदय का विचार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका टीजीटी में अब की बार पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा जहाँ भी आप नोट करते होंगे। 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता के सिद्धांत से संबंधित है भैया? तो नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से R.H. टोनी, ये लिखा है R.H. टोनी, ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा 67वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य का अनिवार्य विशेषता है, ठीक है ना। अब ये बहुलवादियों द्वारा कहा गया होगा, तो लियो डुग्बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 68वां है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था? बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक किसको माना जाता है दोस्तों? तो ये हैं ऑटो वॉन गियर्क, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। एक और नाम आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, एक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। चलिए 69वां क्वेश्चन है आपके ना सामने कि परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं, क्यों? ठीक है, क्यों करते हैं विरोध, ये पूछ रहा है। क्योंकि
दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। अभी हमने ऊपर आपको बताया ना कि राज्य को भी अन्य समुदायों की तरीके एक समुदाय ही मानते हैं ये, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि दूसरे संगठन जो भी हैं, मतलब जो भी संगठन है या जो भी समुदाय बने हुए हैं वह भी उतने महत्वपूर्ण हैं जितना राज्य महत्वपूर्ण है। तो मतलब राज्य को कोई विशेषता नहीं प्रदान करते हैं जो बहुलवादी होती हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 17वां प्रश्न है, बहुलतावादी या बहुलवादी वकालत करते हैं किसकी? तो दोस्तों यह समुदायों की स्वायत्तता की, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब ये सब प्रश्न आप पढ़ेंगे ना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब मज़े से अच्छे से आएगा। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? दोस्तों यह व्यापारिक संघ को प्राप्त है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। बी 72वां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमति नहीं है? ठीक है, सहमति पर सहमति नहीं है। राज्य के केंद्रीय महत्व मतलब राज्य एकत्रित हो जाए या संगठित हो राज्य। अब केंद्रीय महत्व होगा तो वहाँ सर्वसत्तावाद की बू आती है, ठीक है ना। सर्वसत्तावाद वहाँ आ जाएगा। जब सर्वसत्तावाद आ जाएगी तो वहाँ निरंकुशता आ जाएगी। जहाँ निरंकुशता आ जाएगी वहाँ पर बहुलवाद क्या करेगा? विरोध करने लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। कह रहा है कौन सहमत नहीं है? तो बहुलवादी सहमत नहीं है, क्योंकि बहुलवादी भी राज्य को जो है किसी विशेष चीज़ का या राज्य का दर्जा नहीं देते हैं, उसको भी एक समुदाय ही मानते हैं, अन्य संगठनों के तरीके एक संगठन या समुदाय मानते हैं, ठीक। 73वां प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, इसको भी कर लेते हैं। संभवतः बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से इसको जितनी बार आप वीडियो देख सके उतनी बार देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछ लेगा यहाँ से तो आपका गलत ना हो। देखिएगा, कह रहा है कि जो विचारक राज्य को संघों का संघ एसोसिएशंस ऑफ एसोसिएशंस मानते हैं उन्हें कहा जाता है। अभी मैंने बताया ना कि संघों का संघ, समुदाय का समुदाय, संगठन का संगठन कौन मानते हैं? तो यह होते हैं बहुलवादी। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जहाँ पर आ जाए संघों का संघ, समुदाय को समुदाय और संगठन का संगठन, ये सब जो है बहुलवादी होते हैं। बहुलवादी का मतलब है कि वो जो है राज्य को विशेष स्थिति का दर्जा नहीं प्रदान करते, ठीक है। तो ये भाई था आपका जो 70 का पोर्शन, यानी कि संप्रभुता जिसको आप कहते हैं, संप्रभुता। इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट थे। बाकी कुछ नया विशेष बनता है तो उसको भी मैं आपको करवा दूंगा बाद में। तो वीडियो कैसे लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाइए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। आज के लिए सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।